तो हेलो, जय हिंद दोस्तों। शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आप लोग का पता है कि जैसे कि आप लोग का हम लोगों ने एक डिसाइड किया है, जो कोई टारगेट बैच से जुड़े भी होंगे, तो हम लोग का साइंस का जैसे कि एलपी टेक्नीशियन का जो पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो 39 शिफ्टों में हुआ था। कितना है? 39 शिफ्टों में हुआ था, जिसमें 30 शिफ्ट आपके CBT 1 के थे और 9 शिफ्ट आपके CBT 2 के हुए थे। तो सारे 39 शिफ्टों का मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का ये हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो उसी के क्रम में मैथ का आपका वीडियो आज अपलोड होगा और रीजनिंग का भी अपलोड हो जाएगा। तो शिफ्ट 1 39 डेज चैलेंज, जिसमें आपके LP के सारे प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएंगे। तो अब बहुत सारे लोग ये तो ऑनलाइन चला ही रहा हूँ, साथ ही साथ इस ऑनलाइन के PDF कहाँ होगा, इसको डेली होमवर्क में जो दे रहा वो टारगेट, इसके लिए हम लोगों ने एक टारगेट बैच लॉन्च किया, जिसमें आपको 39 दिनों का आपको मैथ का PDF मिलेगा सेट 1 से लेकर के, फिर डे 2 में मिलेगा मैथ का, रीजनिंग और साइंस के। उसके सॉल्यूशन आपको मैं यूट्यूब पर करा, लेकिन उसका PDF जो होगा आपको पर्सनली मिलेगा। जैसे अभी मैं करवा रहा हूँ साइंस का, तो साइंस का मान यूट्यूब पर सबके लिए फ्री है, लेकिन जो टारगेट बैच से हमारे जुड़ा हुआ है, तो इस क्लास का जो डेडिकेटेड PDF होगा वो आपको दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपको 39 दिन तक पूरा सॉल्यूशन का PDF मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। अगर मैथ बना रहे हो, रीजनिंग में समझ में आ तो वो मिलेगा आपको, PDF सॉल्यूशन भी मिलेगा, बहुत चीज़ आपको मिलने वाला है। टारगेट बैच से जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा कि आपको डेली होमवर्क मिलेगा और डेली 39 दिन तक कम से कम पढ़ोगे तो, ठीक है, ये चीज़ फ़ायदा। तो चलो साइंस से स्टार्ट करते हैं। आज का जो LP का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन लाया, उसको डिटेल स्टडी करेंगे, विथ एनालिसिस, जानते हो। और इसका जो PDF आपको टारगेट बैच वाला पे मिल जाएगा, ठीक है। जो नहीं ज्वाइन किए हो, हमारे शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन पे जाना, गूगल पे सर्च मारना, उसमें आएगा टारगेट बैच रेलवे श्योर सिलेक्शन 99, वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे जाके कर देना। पेमेंट का जैसे ऑप्शन करोगे आपका मैसेज या क्या बोलते हैं, मैसेज में वहाँ से जाकर पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, है ना। सबसे उपयुक्त विकल्प भरा, फिल इन द ब्लैंक्स है। वे पौधे जिनके पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं, तो वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे किस समूह से? बहुत सारा पौधा होता है जिसमें पौधे के विभिन्न भाग क्या क्या हो सकता है? फूल हो सकता है, तना हो सकता है, जड़। देखिए कौन सा ऐसा पौधा है इस ऑप्शन में से जिसमें फूल होता है नहीं, तना होता ही नहीं है, मतलब कुछ होता ही नहीं है, कौन सा? तो ऑप्शन आपका हैंड्रोगेम, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण किया था, कार्ल लिनियस ने जीवों का वर्गीकरण किया था, जीवों को वर्गीकरण में कार्ल लिनियस ने सबसे पहले किया था। उन्होंने वर्गीकरण में द्विपद प्रणाली बताई थी। किसने? कार्ल लिनियस। किसने? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस के द्वारा जीवों को बांटा गया। कितने कैटेगरी में बांटा गया? 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक पादप जगत और एक जंतु जगत में बांटा गया, ठीक है। पादप जगत और जंतु जगत में कार्ल लिनियस ने बांटा, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब पादप जगत को भी बांटा गया, कितने जगत में? तो पादप जगत को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक क्रिप्टोगैमी, ये समझाएंगे, ऑप्शन अपने आप आंसर आएगा, क्रिप्टोगैमी, और एक फैंड्रोगैमी, क्रिप्टोगैमी और एक फैंड्रोगैमी। क्रिप्टोगेमी में वैसे चीज़ों को रखा गया जिनमें बीजों का अभाव हो। क्रिप्टोगेमी क्या है? जिनमें बीज नहीं हो, बीज नहीं आते, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट, जैसे क्रिप्टोगेमी को 3 कैटेगरी में बांटा गया, एक थैलोफाइटा। क्रिप्टोगेमी के अंदर जितने आते हैं उसमें बीज नहीं होते, बीज अनुपस्थित, थैलोफाइटा। फिर इसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा। क्या? टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो अगर क्रिप्टोगेमी के अंदर बीज नहीं है तो बीज नहीं है ना, तो बीज नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या हो गया? एल्गी। तो सबसे छोटा जो होता है, सबसे निम्न कोटि का होता है थैलोफाइटा, इसके एग्जाम्पल एल्गी। इसमें एल्गी में आप पौधे के तने, जड़ के बारे में पता ही नहीं कर सकते, है ना, इसीलिए इनको बॉडी को थैलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलॉइड बोलते हैं इनके बॉडी के छोटे छोटे। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता, संवहन ऊतक मतलब जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम, क्योंकि एक तो छोटा सा, देख तो ये शैवाल है, एक डॉट दिए शैवाल है, इनमें संवहन ऊतक नहीं होते, धीरे धीरे ये डेवलप होते हैं। तो इनमें ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक आ जाता है, फिर इसमें भी आ गया। अब याद रखना, ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? प्राणी जगत का उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। और टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं? प्राणी जगत का सरीसृप।
क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब फेनरोगेमी को आगे, फेनरोगेमी मतलब वैसे पादप जगत वाले पौधे जिनमें बीज का निर्माण होता है, जिनमें क्या होता है, बीज का निर्माण होना शुरू हो जाता है, मतलब इनमें बीज रहेगा, बीज का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, अब एक एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, तो ये लिख लो आप लोग। तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या बोला है, वे पौधे जिन्हें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे समूह से संबंधित है, किससे होगा, थैलोफाइटा, किससे होगा, थैलोफाइटा में, याद रखना, ठीक है। टेरिडोफाइटा में उत्पन्न हो जाता है, इसमें संबंध तक आ जाते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइटा में भी आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आता, एकदम छोटा होता है संबंध तक, जड़ तना पत्ती के बारे में वैसे पता ही नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थैलोफाइटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, ठीक है, इसको देख लेना सब लोग, है ना। देखो डिटेल एनालिसिस करेंगे जितना भी क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन से कितना आपको आंसर निकल के आ गया, और ये देख रहे हो इस तरह जैसे हम बोर्ड में बताएगा उसी तरह का आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, मेरे हैंड रिटेन नोट्स में। टारगेट बैच वाले को जो ज्वाइन नहीं किया डेली मिलेगा, ठीक है, 39 दिन तक तुमको पढ़ना तो पड़ेगा कम से कम, टारगेट बैच ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होगा आपको। तो जो नहीं ज्वाइन हो कर लेना, लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनको गुण के आधार पर सजाया गया। मेंडलीफ देखो तत्वों को सजाया गया, तत्वों के सजाने, जैसे जैसे तत्वों का विकास हुआ तो बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अनुसार तत्वों को सजाने की कोशिश किए। तो सबसे पहले जो नाम आता है तत्वों के सजाने के क्रम में वो आपका आता है, सबसे पहले जो आपका आता है तत्वों के सजाने के क्रम में मेंडलीफ के आवर्त तत्व गुण, है ना, याद रखना, डोबेराइनर त्रियक, है ना, डोबेराइनर ने दिया, डोबेराइनर ने सबसे पहला तत्व को सजाया डोबेराइनर ने, डोबेराइनर के द्वारा क्या दिया गया, तिर्यक नियम, क्या दिया गया, तिर्यक नियम दिया गया। तिर्यक नियम का कब दिया गया है आपका, डोबेराइनर ट्राइड के द्वारा 1817 में, 1817 में इन्होंने तत्वों को किस किस आधार पे तत्व है, उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, मतलब एटॉमिक मास के आधार पर सजाया, ठीक है। इनका आधार मतलब तत्व को उनके बढ़ते हुए, जिसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा धीरे धीरे, है ना, बढ़ते हुए सजाया, ठीक है। इन्होंने तत्वों को बांटा कैसे, तो तत्वों को इन्होंने 3-3 का ग्रुप बना के रखा, कितना ग्रुप, 3-3 का ग्रुप बना करके रखा, इसी को क्या बोला है, तिर्यक नियम। तो इसमें क्या है आपका लिथियम, सोडियम, पोटासियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, फिर एक आपका और आ जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एक आयोडीन हो गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला तो तत्वों को इन्होंने तीन ग्रुप में बांटा, इसी को बोला तिर्यक नियम, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बांटा, ठीक है। अब इन्होंने बोला लिथियम का कितना होता है 7, इसका कितना होता है 19, ठीक है। अब बोला ना ई जो पहले और अंतिम तत्व का जो औसत होगा वो बीच वाले के तत्व के बराबर, तो 7 + 9 दोनों का औसत कितना हो गया 26/2 कितना होगा 9 7 16 26 ही होगा ना, सॉरी 39 है, इसका गलती हो गया 39, 9 7 16 कितना है आपका 16, 39, 9 7 16 के 6 हाथ में 1 3 1 4, ठीक है। तो ये क्या होगा 23। बोला ना कि पहले तत्व और अंतिम तत्व का जो औसत होगा बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है, कितना 23, तो सब में इसी तरह होगा, ठीक है। याद रखो तीनों ग्रुप याद रखो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये पूछता है कौन इनमें से इनके तिर्यक है, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे देखो आंसर बताएंगे, आंसर बताने से पहले ये भी जानता हूँ, न्यूलैंड आया, किसने आया, न्यूलैंड साहब ने कौन सा रूल दिया, ऑक्टेट रूल दिया, ऑक्टेट रूल क्या दिया, ऑक्टेट रूल दिया। इन्होंने कब दिया 1866 में, अष्टक नियम। इन्होंने तत्वों को, है ना, अष्टक में 8 के ग्रुप में बांटा, है ना, सारे गामा कैसे, हिंदी का जो स्वर है सारे गामा पर, पहला और 8वां क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। इनका भी आधार, जैसे ये भी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजा, ये भी इनका भी आधार क्या था, इनका भी आधार था बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया। अब इनके समय ज्ञात तत्व पता है कितना था, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। अब इनका पहला तत्व जब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बताया, तो इनका पहला तत्व
पहला तत्व याद रखने से पूछता है, पहला तत्व हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद अंतिम तत्व कौन था? थोरियम। जो जो क्वेश्चन बनेगा बना दिए भाई, आगे ही सब आएगा तो उड़ा देना तुम लोग, ठीक है। थोरियम था अंतिम तत्व, पहला था। कहाँ तक लागू होता था ये, इनका जो रूल था लागू कहाँ तक होता था? कैल्शियम तक। कहाँ तक होता था? कैल्शियम, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आए, थर्ड नंबर पे कौन आया? पहला डोबराइनर, सेकंड में न्यूजीलैंड हो गया। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो आते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब सबसे पहले तत्वों को एक आवर्त चार्ट बना करके, आवर्त सारणी बना कर सबसे पहले बनाने का श्रेय किसको जाता है? आवर्त सारणी का भी खोज कहाँ से हुई? मेंडलीफ से, है ना। मेंडलीफ ने क्या दिया? आवर्त सारणी। क्या दिया? आवर्त सारणी। कब दिया? ये 1869 में दिया। तो आवर्त सारणी की खोज भी इन्होंने की, याद रखना। पूछता आवर्त, अभी तक ऐसे ही सजा रहे थे ग्रुप में, लेकिन आवर्त सारणी मतलब चार्ट बना के प्रॉपर आवर्त, जिसमें वर्टिकल क्षैतिज होगा, लाइन होगा, ऊर्ध्वाधर, है ना। तो आवर्त सारणी की खोज भी इसने की, ठीक है। याद रखना मेंडलीफ ने। इनका भी इनका आधार, इन्होंने भी तत्वों को कैसे सजाया? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए, ठीक है। अब इनके समय ज्ञात तत्व कितना था? 63 था। क्या था इनके समय ज्ञात तत्व कितना था? 63 था। अब इन्होंने जो बताया ऐसे तो तत्वों को एक आवर्त सारणी बताया, तो इनमें जो था ये आवर्त सारणी, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। जो वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल वाला को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। तो इनमें वर्गों की संख्या है ना, इसमें वर्गों की संख्या कितना था? 8 था। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज लाइन, है ना। तो इसको क्षैतिज लाइन को क्या बोलते हैं? पीरियड, है ना। क्षैतिज लाइन को क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्त की संख्या कितना था? 6 था। यह ध्यान देना है, ठीक है, याद रखना। अब सबसे आधुनिक वाला जो आया, यहाँ पे लिख दे रहे, दिख रहा होगा। अब आधुनिक, इसके बाद आया आधुनिक आवर्त सारणी, 4th में आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी 1907 में दिया। इनका जो आधार था परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। किसके आधार पे? परमाणु संख्या। और इसका खोज किसने किया? खोज मोसले के द्वारा। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा किया गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, और इसमें इसमें वर्गों की संख्या, 18 थी। आवर्तों की संख्या, वर्ग मतलब वर्टिकल लाइन, आवर्त कितना था? 7 था। ये ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके आधुनिक, मेंडलीफ वाला किसको माना जाता है? परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ है ना, परमाणु द्रव्यमान का था। समझ में आए? क्लियर हो गया? बाकी क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसको दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जल्दी से बताइए। मिटा देते हैं। इसका सारा PDF आपको एकदम मिल रहा है, टारगेट बैच वाले में दिया जाएगा। बाकी ऐसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका वीडियो सॉल्यूशन PDF आपको टारगेट बैच वाला को सीरीज में जाएगा, Day 1 में जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को डिटेल करना जरूरी। अब देखो इतना डिटेल करने से क्या होगा, आगे अब आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। देखो इससे कितना क्वेश्चन निकल गया? 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से बोला तब 15-20 क्वेश्चन निकाल दिएंगे, ठीक है। चलिए सर, साइंस ऐसे पढ़ो कि मज़ा आ जाए। और अगला क्वेश्चन, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो तो करंट का मान क्या होता है? करंट का मान देखो, परिपथ कोई भी परिपथ हो, ठीक है, कोई भी सर्किट में प्रतिरोध को 2 तरीके से जोड़ा जाता है, एक समांतर क्रम में और एक सीरीज क्रम में। समांतर मतलब आपका हो गया सीरीज में, और पैरेलल हो गया क्या? अरे यार, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज और समांतर मतलब पैरेलल। तो प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को, है ना, किसी भी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को, है ना, प्रतिरोध मतलब क्या है? रेजिस्टेंस को 2 तरीके से जोड़ा जाता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल को बोलते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और सीरीज को श्रेणी क्रम। देखिए स्पेलिंग भाई इधर उधर होगा, उस पर ध्यान मत देना, कंटेंट पे ध्यान दो, ठीक है। बहुत सारा कमेंट करने वाला कमेंट करता है इसका स्पेलिंग ही ठीक नहीं है। अरे बाबू पहले कंटेंट देखो आप, ठीक है। चलो सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, तो सीरीज कम्बिनेशन में ये याद रखना है, कोई भी प्रतिरोध को जब सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो उसमें धारा का मान, धारा मतलब धारा करंट जो बहता है सभी प्रतिरोध में, धारा का मान क्या होता है, धारा समान होता है। हर एक प्रतिरोध में धारा क्या होगी, समान होगी। धारा समान होगी तो वोल्टेज अलग होगा, वोल्टेज भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम इसका उल्टा पलटा, इसमें करंट समान है तो इसमें करंट मतलब धारा अलग हो जाएगा। हर एक पैरेलल कम्बिनेशन में कोई जोड़ा हुआ तो उसके हर एक रेजिस्टेंस में करंट का मान क्या होगा, अलग अलग आएगा, नाप के देखना, ठीक है। अब वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज समान होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे होता है, इसको निकालने का, जैसे सीरीज में मान लो ये एक देख देते हैं, ये बैटरी प्लस है माइनस है, ठीक है। ये तो सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ये मान लो है R1 R2 R3 है ना। इसमें करंट का मान सब में सेम हो, लेकिन वोल्टेज है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, RE बराबर समतुल्य प्रतिरोध इसको बोलते हैं, R1 प्लस R2 प्लस जहाँ तक है RN, ठीक है। ऐसे जोड़ देंगे पैरेलली। इसमें ऐसे होता है, देखो सिर्फ बता दे रहे सिंपल सा, ऐसे होगा, सॉरी ठीक है। इसमें होता है, ये मान लो R1 R2 ये R3, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं, 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN, ठीक है। इस तरह निकालते हैं। तो क्या बोला है, परिपथ में कई परतों श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, श्रृंखला मतलब श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, धारा का मान, तो करंट क्या होता है, एक ही रहता है ना, करंट क्या होता है, समान मतलब एक ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन से ये जाने, इसके साथ साथ कितना क्वेश्चन सारा आप जानेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी देगा, न्यूमेरिकल्स बना लोगे, रिवाइज हो जा रहा होगा आपका। अगर आप जो पढ़े होगे इस क्लास से फ़ायदा क्या है ना, आपका रिवाइज हो जाएगा, रैपिड फायर रिवाइज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। परमाणु में, तो देखो परमाणु में क्या होता है, सबसे पहले मान लेते कोई एक परमाणु है, कोई परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। इसको क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। ये सब याद कर लो भाई, रदरफोर्ड। तो देखो किसी भी परमाणु के नाभि में क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाहर में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, ठीक है। अभी बता देते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज आपका किसने किया है, बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का भी खोज किसने किया है, रदरफोर्ड। अब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। किसने, जे थॉमसन ने, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, एन का चैडविक ने। किसने, जेम्स चैडविक ने किया, ठीक है। देखो किसी भी परमाणु में तीन चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। बता दिया, नाभिक का खोज रदरफोर्ड किया, प्रोटॉन का भी खोज रदरफोर्ड ने किया, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन किया। अब क्या बोलता है, किसी भी परमाणु में क्या बोला है आपका, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो एक फॉर्मूला याद रखना, Z बराबर P बराबर A। ये होता है Z परमाणु संख्या, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब A बराबर, दो को फार्मूला ही तो होता है, A बराबर P प्लस N। तो ये क्या हो गया, परमाणु भार, ये प्रोटॉन। तो किसी भी परमाणु के अंदर जितना परमाणु संख्या होगा उतना प्रोटॉन होगा, उतना इलेक्ट्रॉन होगा। और परमाणु भार कितना होगा किसी भी तत्व का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार के बराबर होगा, है ना, परमाणु भार। A बराबर P प्लस N, ठीक है। अब यहाँ के क्या बोल रहा है आपको,
किसी भी न्यूट्रॉन की संख्या n किसके बराबर होगा, तो n किसके बराबर होता है यहाँ से देखो, तो n बराबर यहाँ लिख सकते हैं a माइनस p लिख सकते हैं। a क्या हो गया, परमाणु भार, a परमाणु भार, अब p मतलब प्रोटॉन, तो परमाणु भार माइनस प्रोटॉन है क्या, नहीं है, तो p के जगह हम क्या लिख सकते हैं, p के जगह क्या लिख सकते हैं, परमाणु भार माइनस परमाणु की संख्या, तो परमाणु संख्या z भी लिख सकते हैं, यहाँ पे z भी लिख सकते हैं, e भी लिख सकते हैं। तो चलो हो गया, परमाणु भार माइनस हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, परमाणु संख्या z के बारे में दिया था, तो क्या होगा, परमाणु कुछ भी लिख सकते हो, तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आपको बताना परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन दिया, परमाणु की खोज भी बोलेगा तो जॉन डाल्टन दिया है, परमाणु की संरचना किसने दी है, नील्स बोहर ने दिया हुआ। ठीक है, पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5, 4.0 kg भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसका गति 10 मीटर पर सेकंड हो तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य, तो क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, मास दिया हुआ है बॉडी का कितना, 4 kg, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाने तक इसमें कितना क्या बोलते हैं वर्क काम लगा, तो W बराबर क्या होता है, बहुत सारा mgh होता है, तो इसके टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं W बराबर हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, तो वो भी वर्क ही है ना, एक तरह से होता है कि नहीं, वर्क होता है, तो उसी में रूपांतरण है, तो mv² ये जानते हैं हम लोग। यहाँ पे तुम बोलोगे W डायरेक्ट के लिखेंगे, तो के क्या उसी का ऊर्जा का रूपांतरण है ना भाई, याद रखना है, तो हाफ mv², v दो है ना, तो अंतिम वेग v का, ये v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हाफ m कितना दिया हुआ है 4, v कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का, भूख लग गया बहुत कस के हमको यार, 2 गुना 10 दही 100, 100 में से 25 गया 75, 75 दूना 150 क्या जूल, क्योंकि ऊर्जा का कार्य का यूनिट जूल होता है, 150 जूल होगा। ठीक है, 5 का है। चलो अगला तो सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा होता है, तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है, अवतल दर्पण का बना होता है, किसका होता है, अवतल दर्पण का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखो अवतल दर्पण का कुछ यूज बता देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का कुछ यूज ऑफ अवतल दर्पण, यूज ऑफ अवतल दर्पण क्या है, सर्च लाइट के प्रवर्तक में है ना, सर्च लाइट, आँख नाक कान के डॉक्टर, आँख नाक कान के डॉक्टर यूज करते हैं अवतल दर्पण का ना, कि बड़ा दिखे, चीज़ को बड़ा देखने के लिए है ना, ये डॉक्टर। फिर इसका दाढ़ी बनाने में, फिर सोलर कुकर में यूज करते हैं, किसका, अवतल दर्पण का। अब यूज ऑफ उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ पे करते हैं भाई, गाड़ी के हेडलाइट में, क्या हेडलाइट देखो गाड़ी क्यों, क्योंकि जो उत्तल दर्पण का एरिया बहुत बड़ा कवर करता है, जिससे हेडलाइट में क्या होता है, पीछे ढेर सारे गाड़ी को देख सकते हैं छोटा करके। ठीक है, अगर बड़ा दिखेगा तो पता चला कि अब बाइक जला के दिख रहे हैं, पीछे वाला ट्रक भी दिख रहा है आपको, पीछे उसके पीछे क्या दिखेगा ही नहीं, तो बड़ा एरिया प्रोवाइड करता है ना उत्तल दर्पण, याद रखना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर, सब लिखते हो जाओ भाई, जो टारगेट बैच से ज्वाइन किया उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम पीडीएफ सब मिल जाएगा, पीडीएफ में हैंड रिटन में मिलेगा आपको इस सब का। ठीक है, और बाकी आप लोग नोट्स कर लीजिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं, टारगेट बैच मेरा चलाने का ही मकसद है कि 39 दिन तक आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप ज्वाइन किए हो तो डेडिकेशन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, चले, 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग रुक जाना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर, तो पानी में ब्लीचिंग पाउडर निकालने में कौन सी गैस नहीं, तो सबसे पहले लिख दे क्या, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था, CaOH का, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर ना, CaOCl2, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाया तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पानी के साथ रिएक्शन करो ना, H2 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, बूझा चूना, ये क्लोरीन गैस निकलेगा। तो पानी में ब्लीचिंग पाउडर के निकालने पे क्या निकलेगा ये, अच्छा ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ये तो क्या है, व्यावसायिक नाम है ना ब्लीचिंग पाउडर। पानी का, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक को दूर करने में, पानी को साफ़ करने में यूज करते हैं। अब बताना है इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन गैस निकलता है, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली, कौन सा रिएक्शन के द्वारा, अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन होता है। तो धातु भी 3 तरह का होता है, उच्च प्रतिक्रिया वाले धातु, वैसे धातु जो तुरंत रिएक्शन कर जाए, जैसे कि हो गया आपका सोडियम है ना, कैल्शियम, खुले में रखे वो तुरंत रिएक्शन करता है। तो इन सबको कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। फिर बहुत सारे धातु होते हैं लो रिएक्टिव, मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले, फिर होता है बहुत लो रिएक्टिव, कम अभिक्रियाशीलता, रिएक्शन ही नहीं करता, जैसे सोना चांदी है ना, कम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो उच्च अभिक्रिया वाले धातुओं को कैसे निकाला जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। तो 2 चीज़ बता दे रहा हूँ, किसके द्वारा, उच्च हाई रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल, उच्च प्रतिक्रिया वाले धातु कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, हाई रिएक्टिव। अब बात करते हैं, हाई रिएक्टिव हो गया, अब मीडियम वाले को कैसे निकाला जाता है। देखो मीडियम में, मीडियम रिएक्टिव मेटल, मध्य अभिक्रिया वाले धातु है ना, मेटल मीडियम, मध्य अभिक्रिया धातु, मध्य अभिक्रिया धातु। तो देखो मध्य अभिक्रिया धातु भी 2 तरीके के ओर्स में पाया जाता है। एक पाया जाता है अपने कार्बोनेट के ओर में, कार्बोनेट ओर मतलब कार्बोनेट अयस्क में पाया जाता है। देखो कोई भी धातु ऐसे ही नहीं पाया जाता, अपने अयस्क में पाया जाता। तो मध्यम वाला एक अपने कार्बोनेट अयस्क में पाया जाता है, और एक सल्फाइड ओर में, सल्फाइड अयस्क में पाया जाता है। अब सल्फाइड, कार्बोनेट और में धातु छुपा हुआ है, सल्फाइड में धातु छुपा, इसमें कार्बोनेट वाला में धातु को निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस लगाते हैं, कैल्सिनेशन। क्या, कैल्सिनेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, निस्तापन। और सल्फाइड और वाला को कैसे निकालते हैं, रोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भर्जन के द्वारा। ये ध्यान देना आपको, ठीक है। तो ये भी नोट्स कर लो। तो चलो कैल्सिनेशन भी हो गया, रोस्टिंग भी हो गया। तो उच्च प्रतिक्रिया वाले, हाई रिएक्टिव वाले को क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कैल्सिनेशन भी बता दिए, रोस्टिंग भी बता दिए आप लोग को। चलिए अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन से दो तरह के प्रजनन होते हैं, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक। तो लैंगिक प्रजनन में नर एवं माता का जरूरी है, ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन में बहुत सारी विविधता पाई जाती है, जैसे जंतुओं में हो गया, हम लोग में कैसा होता है लैंगिक प्रजनन, मनुष्यों में। अलैंगिक प्रजनन में भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्या, वो छोटे निम्न वर्ग के कैटेगरी में होती है अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, या तो माता या तो फीमेल अपने जैसे संतति को उत्पन्न कर सकते हैं, और इसमें कोई भिन्नता नहीं पाई जाती। तो अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है, तो क्या होगा, नए जीव जनक माता पिता के समान होगा। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा, नए जीव जनक, जो नया जीव जनक हुआ वो अपने माता पिता के समान, जैसे शैवाले का जैसा हुआ। तो इसमें अलैंगिक प्रजनन हो रहा है। मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन होता है ना, याद रखना। तो अलैंगिक प्रजनन। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, बताने का जरूरत है नहीं है, सोडियम को आसानी से काटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेनबियर ऑफ नोड्स। रेनबियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं। रेनबियर के नोड्स क्या होता है, सूक्ष्म रिक्त स्थान है। तो जो कहाँ पर, सबसे पहले किस टॉपिक का क्वेश्चन है भाई, बताओ, किसी को पता है?
तो रेनवियर का नोट्स ये आपका ब्रेन का टॉपिक है, क्या है, मस्तिष्क, है ना, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें पढ़ना। तो देखो मानव का जो ब्रेन नहीं माथा है, माथा के अंदर दिमाग है, दिमाग की सबसे छोटी इकाई, मतलब मस्तिष्क का सबसे छोटा इकाई क्या है, जैसे बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका होता है, तो मस्तिष्क का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तंत्रिका, क्या होता है, न्यूरॉन, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन। अब एक न्यूरॉन का फोटो बना देते हैं, यही हमको बनाने में बड़ी दिक्कत होता है। ये न्यूरॉन, वाह बन गया आज, ये न्यूरॉन होता है। अब इसमें ये न्यूरॉन का फिगर है, स्ट्रक्चर है, हमारे दिमाग के अंदर छोटे छोटे से। याद रखना मस्तिष्क का सबसे मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, वही होती है तंत्रिका, न्यूरॉन से होती है। अब ये न्यूरॉन का देखो स्ट्रक्चर, कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, तो ये वाले अंग को क्या बोलते हैं, केंद्रक। ये क्या हो गया, केंद्रक, न्यूक्लियस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, सेल बॉडी, कोशिकांग, कोशिकांग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, ठीक है, याद रखना सेल बॉडी। अब देखो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको मिलिन सेनेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइलिन सेनेथ, इसको माइलिन सेनेथ बोलते हैं, हर एक इस तरह वाला, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे काले ऐसे डॉट डॉट होता है, ठीक है, इस डॉट वाले को क्या बोलते हैं, स्वान सेल, स्वान सेल बोलते हैं। अब देखो माइलिन सेथ है, ये माइलिन सेथ ये है ना। क्या बोला था आपका रेनवियर का नोट्स, माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स भी बोल सकते हैं, है ना, माइलिन सेनेथ, ठीक है। तो माइलिनेटेड एक्सोन भी बोल सकते हैं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, स्वान सेल, याद रखना। इससे क्वेश्चन पता है कैसे पूछता है कि स्वान सेल कहाँ होता है, किडनी में होता है कि पैर में होता है कि लीवर में होता है, तो स्वान सेल इससे संबंधित है ना, स्वान सेल। अब ये देखो माइलिन सेनेथ, ये भी है, ये भी, तो दो माइलिन सेनेथ, ये माइलिन सेनेथ, ये भी माइलिन सेनेथ, ये भी माइलिन सेनेथ, दो माइलिन सेनेथ के बीच का जो ये स्पेस है ना, ये दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। तो यही ना पूछा था कि नोड ऑफ रेनवियर किसके बीच का गैप होता है, तो दो माइलिन सेनेथ के बीच का गैप होता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो लंबा वाला गया है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन, एक्सोन। अब इस सब वाले को क्या बोलते हैं, एक्सोन का टर्मिनल, है ना, संकेत को भेजता है, एक्सोन टर्मिनल, एक रिसीव करेगा और एक भेजेगा, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। ये पूरे बॉडी में हमारा होता है संकेत, तो गर्म लगा, हॉट लगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल। हो गया यहाँ पे आप लोग को, ये लंबा वाला डंटी को क्या बोलेंगे, एक्सोन। ये ऐसे ऐसे है तो क्या बोलेंगे इसको, माइलिन सेनेथ। ये काला काला धब्बा धब्बा जो इसमें पड़ा है तो क्या बोलेंगे आपको, स्वान सेल। याद रखना स्वान सेल का संबंध किससे, न्यूरॉन से। क्वेश्चन पूछता है इसलिए लिखा दिए, ठीक है। चलो ये ध्यान देना, इससे डीप का क्वेश्चन हो गया कि नोड ऑफ रेनवियर, इतना ही डीप से आता है, इससे बाहर डीप फीप नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर पढ़ने से अच्छा है, हम देखें बहुत लोग। चलो उस धातु हो गया, ये हो गया। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ हिंदी में लिखो भाई, सेप्रोट्रॉफ क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ क्या होता है ना, वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना जीवन चलाते हैं, अपना न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करते हैं। सड़े गले से पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कवक, फंगस। और एक याद रखना कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता भी एक तरह का क्या है, फंगस ही है, ठीक है। इसमें क्या है, मशरूम भी एक तरह का क्या फंगस है ना, मशरूम। अब पूछेगा कवक कैसे होते हैं, कवक क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। लेकिन याद रखना कवक जो होते हैं कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। लेकिन एक कोशिकीय कवक का एग्जांपल लिखना, एक कोशिकीय कवक, एक कोशिकीय कवक कौन होगा, ईस्ट। ईस्ट कैसा होता है, एक कोशिकीय कवक होता है, एग्जांपल ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का समझ में आ गया। तो कौन सा, कुकुरमुत्ता भी एक तरह कवक का, तो कुकुरमुत्ता इसका आंसर हो जाएगा, बताना है।
संवेग को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया था। संवेग किसका, संवेग बराबर फॉर्मूला सीधा पूछा, संवेग, संवेग को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास, मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, तो मास इनटू वेलोसिटी कहाँ दिया हुआ है, द्रव्यमान गुना वेग। किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में, 13 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किस दिशा के विपरीत होती है। तो याद रखना नकारात्मक त्वरण क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई रास्ता है, ये कोई कार चल रहा है ना, कोई कार चल रहा है, इसका अभी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, बढ़ने के बाद मतलब टाइम मान लो कि 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे त्वरण निकाले, तो त्वरण निकालेंगे a बराबर v माइनस यू बाई टी, v अंतिम वेग कितना है 25, प्रारंभिक वेग कितना 5, बराबर टाइम कितना लगा 10 सेकंड, 25 में से 5 गया 20/10, तो त्वरण क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण कैसा पॉजिटिव आया, बढ़ रहा था स्पीड, है ना, वेग इधर था, तो त्वरण क्या था, वेग के दिशा में था ना, वेलोसिटी इधर बढ़ रहा था। लेकिन यही अगर इसको जस्ट उल्टा कर दिया जाए, अब इसी को पलट देते हैं डाटा को, यही रोड में यही कार अभी स्टार्टिंग में क्या है, इसका 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, फिर यही 10 सेकंड में मान लो यहाँ पे जर्किन आ गया, ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आने के चलते इसका स्पीड घट के 5 मीटर पर सेकंड। अब त्वरण निकालो इसमें, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, भी अंतिम पे कितना है 5 और ये कितना है 25 बटे टाइम कितना है आपका 10 सेकंड, वही सेम। तो अब कितना 25 में से 5 गया 20/10, तो माइनस ना 2 जाएगा, माइनस 2 मीटर पर सेकंड। यही ऋणात्मक त्वरण, अभी त्वरण कैसा आ गया ऋणात्मक, तो यही ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, इसी रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं, हम लोग मंदन बोलते हैं। तो देखो कैसा था, त्वरण इधर था, लेकिन त्वरण इसका वेलोसिटी का किसके विपरीत था, वेलोसिटी के विपरीत था, किसके था, वेग के विपरीत दिशा में होता है त्वरण, इधर लगता है। ठीक है, आगे की ओर नहीं लग रहा, इधर लगेगा। ठीक है, तो याद रखना वेग के विपरीत दिशा में होता है, नकारात्मक वाला याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु, एक अणु मतलब आगे, परमाणु मतलब पीछे लगता है, तो एक अणु में कितना परमाणु, NH4, इसका नाम क्या बताएगा कोई, NH3 रहा तो अमोनिया, NH4 रहा तो अमोनियम सल्फेट हो गया। ठीक है, इसका नाम है। इसमें परमाणु, तो परमाणु पीछे वाला के गो काउंट, यहाँ n के पीछे में क्या एगो है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एगो है ना, हाइड्रोजन के गो है 4 गो, प्लस करते जाना ऐसे, और लास्ट में 2 से गुना करवा देना है। ठीक है, प्लस सल्फर है एक, सल्फर के एक अणु है ना, एक अणु के एक परमाणु हो गया, ऑक्सीजन का के गो है एक में के गो 4। ठीक है, गुना करो, 4 एकम 4 और 1 5, अब 5 दूनी 10, समझ में आया, प्लस 4 एकम 4 और 1 5, 10 और 5 15, अमोनियम सल्फेट में 15 परमाणु है, कितना पीछे वाला को सब कैलकुलेट करना था खाली। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर, तो देखो 1 किलो में कितना होगा 1000 वाट, तो वाटे रह जाएगा, आवर में कितना होगा 3600, किलो वाट में बदल देते 1000 हो गया, आवर में कितना होगा 1 घंटा में 60 सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 गुने 60, तो 3600 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे लिख दो 1000 गुना 3600, अब क्या हो गया 3600 पे 36 पे 1 2 5 3 4 5, ये भी हो सकता है, या 36 गुना 10⁵ जूल भी बोल सकते हो, या 3.6, कभी कभी ऐसे 3.6 × 10⁻, 1 पॉइंट देते हैं 0 जूल होगा, इसी को क्या बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑक्टेव वर्गीकरण के अगला क्वेश्चन, ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में, ठीक, ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। तो अंतिम तत्व कौन है भाई, ऑक्टेव वाला बताया था ना अभी थोड़ा देर पहले, बताया ऑक्टेव का अंतिम तत्व कौन होता है, थोरियम होता है। क्या होता है, थोरियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन,
देखो उसको डिटेल किए तो इससे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटी में उपस्थित होता है? तो लाल चींटी में कौन सा होता है? लाल चींटी में, लाल चींटी या नेटल के डंक में भी, या नेटल के डंक में भी क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? टमाटर में। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। और ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ क्या? कपड़े में दाग धब्बे हटाने के लिए। कपड़े में दाग धब्बा हटाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। फिर एक मैलिक अम्ल, एक ये भी देख लो, मैलिक अम्ल किस में होता है? सेब में। मैलिक अम्ल किस में होता है? सेब में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोगों को। चलिए प्रतिरोध, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन है? लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल है ना, फॉर्मिक अम्ल, या इसको मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ऑई के ग्रुप का है। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है? इसको बताने का जरूरत नहीं। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? ओम होता है। ओम किसमें? कूलाम किसका है? विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट कूलाम होता है। जूल किसका है? कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है। न्यूटन किसका है? बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई, कोई उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई वायु में दी कुछ होगा। ठीक है, को एक द्रव में, कोई उत्तल दर्पण वायु में उसका फोकस लंबाई कुछ दिया हुआ, उसका द्रव में फोकस लंबाई कितना है? जिसका द्रव का अपर्तनांक दिया 4/3, उसमें डूबा, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई। याद रखना, उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई वायु में कुछ है और द्रव में उसी को डाले तो कोई चेंज, अपर्तनांक के बदल जाने से, या माध्यम बदला वायु से द्रव में डाले तो माध्यम के बदलने से, या उसी माध्यम बदला तो अपर्तनांक भी बदला हुआ था, अपर्तनांक के बदलने से उत्तल दर्पण के फोकस लंबाई में कोई चेंजेस होने ही वाला नहीं है। शुरू में एफ था तो बाद में भी एफ होगा, अगर 10 था फोकस लंबाई तो बाद में भी 10 होगा। तो यह पहले दिया हुआ क्या था? फोकस लंबाई एफ है, तो अभी भी क्या होगा? एफ ही होगा। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप लोग बताना। ठीक है, इसका पीडीएफ, आज का पीडीएफ आप लोग को डला जाएगा डे 1 में। 39 डे टारगेट चैलेंज का डे 1 में इसका पीडीएफ अपलोड हो जाने वाला है, पूरा हैंड रिटेन आपको। ठीक है, ये मिलने वाला है टारगेट वाले को फ़ायदा है ना, आपको लिखने झंझट नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। याद कीजिए, पढ़िए, मन लगाइए, फिर नेक्स्ट क्लास। और अब बताना नहीं है, क्लास धीरे धीरे अपलोड होते रहेगा आप लोग का।